आज हम लोग पढ़ेंगे इडियम एंड फ्रेजेज। शरारत सीरीज का ये 4 नंबर है और इसको मंकी ट्रिक भी कहते हैं। देखो मेरी आदत नहीं रही है कि बात करने का, लेकिन जब इडियम्स की बात आती है, जब फ्रेज मीनिंग एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात आती है तो मैं बोल ही देता हूँ, रहा नहीं जाता है। क्योंकि आप चाहे कितने बड़े ग्रामेरियन हो जाओ, ग्रामर के सारे रूल रट लो, एक किताब लिख दो, अगर वर्ड पावर आपको आ रहा तो जीरो हो। इसीलिए मैंने शरारत सीरीज जो मंकी ट्रिक चलाया है, इसको इसी नाते चलाया है कि ये जो मैंने वर्ड्स चुने हैं, जो फ्रेजेज मैंने चुने हैं, वो पिछले एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और नियर फ्यूचर में ये पूछता रहेगा। क्योंकि जैसे देखो, जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है वो मैं जानता हूँ और मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट को बताऊँगा, और जो स्टूडेंट है वो भी एक दिन टीचर बनेगा तो वो भी यही बात बताएगा, फिर उसका पढ़ाया जो टीचर बनेगा फिर वही बात बताएगा। यानी कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेट टू जनरेशन बताया जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने इम्पॉर्टेंट इडियम और फ्रेजेज हैं उन सारे इडियम्स और फ्रेजेज को आप पढ़ो। ग्रामर पढ़ना छोड़ दो चलेगा, लेकिन वर्ड पावर, मैं कहानी ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ग्रामेटिकली वो बहुत पुअर हैं लेकिन मीनिंग उनका अच्छा था और आज सेलेक्टेड हैं, ऑफिसर हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इडियम्स और फ्रेजेस को देखो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स को देखो, और मैं तो ऐसे ट्रिक लाता हूँ जो आपको काफ़ी मतलब प्रोग्रेसिव बनाता है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आपको याद हो जाता है। जैसे मैंने 6 ऑप्शन वाला इडियम्स फ्रेज लाया है, आप देखोगे तो हैरानी होगी। फिर इसी तरह से एंटोनिम्स सिनोनिम्स की 6 ऑप्शन वाली मैं ला रहा हूँ जिसमें आपको हैरानी होगी और इतना आसान लगेगा कि आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 4 पढ़ोगे तो उसमें 4 में तो एक याद ही होना है, कहाँ जाएगा। उसी तरह से इडियम को आप समझने का प्रयास करो और इसका अर्थ निकालने का प्रयास करो कैसे हो सकता है। जैसे अगर मैं एक लिखता हूँ, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसको ट्रम्प्ट भी बोल सकते हो लेकिन ट्रम्पेट मैं बोलता हूँ तो ये ठीक भी है, स्पेलिंग भी आपका सही रहेगा। ब्लो मीन्स होता है प्ले मीन्स होता है रन। ब्लो मीन्स होता है बजाना, प्ले मीन्स भी होता है बजाना, और रन मीन्स भी होता है चलाना। वंस जो होता है ये जैसा आएगा, हीज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, माई भी हो सकता है। ओन मीन्स होता है वेरी मतलब होता है खुद का, और ट्रम्पेट मीन्स होता है तुरही को हम बोलते हैं पाइप का मतलब जो वो जब महाभारत में जो युद्ध नहीं शुरू होता था तो ऐसे बाजता है खूब तेज से, तो उसको हम बोलते हैं तुरही यानी कि पाइप। इसको हार्न या क्लेरियन भी बोलते हैं, हार्न आर क्लेरियन। अब देखो इसका अर्थ आप समझो यहाँ से कि इसका सिनोनिम्स कैसे क्या हो सकता है, और ये पूछता कैसे है। किसी सेंटेंस में इसको यूज किया रहेगा तो फिर वो पूछेगा कि इसका सिनोनिम्स क्या है, मतलब कुल मिला जुला इसका सिनोनिम्स ही पूछता है। तो इसका मतलब हो गया टू ब्लो वंस ओन हार्न, यानी कि कोई अपनी तुरही को बजाता है, यानी कि केवल अपनी तुरही को बजाने का वो मतलब रखता है और किसी बात को वो सुनता तक नहीं है और न कोई बात दूसरा करना चाहता, बस अपनी वाली रटता है। तो इसका मतलब हो जाएगा टू एडमायर वंस ओन सेल्फ। टू एडमायर वंस ओन सेल्फ यानी कि अपनी खुद की प्रशंसा करना। जैसे हम कोई तुरही बजा रहे हैं, तेज बजा रहे हैं, हम किसी का नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब हम केवल और केवल अपनी वाली कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। हम तेज से बोलेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे, यानी कि अपनी वाली करना। टू एडमायर वंस ओन सेल्फ, तो एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो ये भी हो सकता है टू प्रेज वंस ओन सेल्फ,
यानी कि किसी का खुद का अपना प्रशंसा करना। और जो प्रेज होता है, प्रेज को हम एक्सटॉल भी बोलते हैं। एक्सटॉल, कॉम्प्लीमेंट, 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 या इसको इम्बलैजन भी बोलते हैं। इम्बलैजन मीन्स होता है प्रशंसा करना। तो आप प्रेज की जगह इसको टू एक्सटॉल वन सेल्फ, या फिर एडमायर की जगह टू कॉम्प्लीमेंट वन सेल्फ, या एडमायर या प्रेज की जगह टू इम्बलैजन वन सेल्फ हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम में जो पूछता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो किसी किताब का पूछता है, क्योंकि जब आप किताब पढ़ोगे ना तो कई किताबों में कई तरह से अर्थ दिया रहेगा। किसी किताब में दिया रहेगा टू एडमायर वंस ओन सेल्फ, किसी किताब में दिया रहेगा टू प्रेज वंस ओन सेल्फ, किसी किताब में दिया रहेगा टू एक्सटॉल वंस ओन सेल्फ, किसी में दिया रहेगा टू कॉम्प्लीमेंट वंस ओन सेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसे बना सकते हो, है ना। आप ऐसे देख सकते हो, सोच सकते हो कि क्या होना चाहिए। अब इसका वाक्य में प्रयोग कैसे हो सकता है, जैसे माई ब्रदर ब्लोज हीज ओन ट्रम्पेट एट ऑल टाइम, यानी कि मेरा भाई हर समय अपनी बड़ाई और बड़ाई करता रहता है, अपनी प्रशंसा करता रहता है। तो ये टू ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का यूज है वर्ब की तरह। देखो जब यहाँ टू रहे ना तो समझ लेना वर्ब है। दूसरा क्या है, देखो दूसरा है बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन। अब इसको समझो, बोन मीन्स होता है हड्डी, है ना, हड्डी। इसको इंग्लिश में ऑसिकल, ऑसिकल और टेरामारा भी बोलते हैं, टेरामारा। बोन मीन्स हड्डी, इसको आजकल टेरामारा बोलते हैं। और कॉन्टेंशन मीन्स होता है क्वेरल, क्वेरल। इसको हम डिस्प्यूट भी बोलते हैं, कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी और इश्यू भी बोलते हैं, इश्यू। ये सारे के सारे कॉन्टेंशन के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं। अब बोन ऑफ कॉन्टेंशन कैसे याद होगा, जैसे बोन मीन्स होता है हड्डी और कॉन्टेंशन मीन्स होता है झगड़ा। तो अगर कुत्तों के बीच आप हड्डी फेंक देते हो तो निश्चित रूप से जो बोन है ना वो झगड़े की जड़ है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा काज ऑफ क्वेरल, काज ऑफ क्वेरल। या ऐसे भी हो सकता है इसका द काज ऑफ क्वेरल। जब आप कई किताबों में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये तो कहीं कहीं काज ऑफ क्वेरल दिया है, कहीं द काज ऑफ क्वेरल दिया है, कहीं रूट ऑफ क्वेरल दिया है, या कहीं कहीं पर द रूट ऑफ डिस्प्यूट दे देगा, डिस्प्यूट या मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी दे देगा। तो ये काज ऑफ क्वेरल, द काज ऑफ क्वेरल, बोन ऑफ कंटेंशन और एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। तो ये ऐसे भी दे सकता है, या एप्पल ऑफ डिस्कार्ड दे सकता है, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। तो कहने का मतलब है ना कि जो बोन ऑफ कंटेंशन है इसका एप्पल ऑफ डिस्कार्ड दे सकता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड दे सकता है, काज ऑफ क्वेरल दे सकता है, द काज ऑफ क्वेरल दे सकता है। तो सारे जो सिनोनिम्स में भी
हो सकते हैं, इन सब को आपको ध्यान देना है। तो इसका एग्जाम्पल अगर कैसे देता है किताब में, तो दे सकता है कश्मीर इज नॉट अ बोन ऑफ contention between India and Pakistan now, यानी कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ नहीं रहा। तीसरा है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट मीन्स होता है इनेबल करना, इनेबल मतलब होता है कि उसको फिट करना, योग्य बनाना, और स्टार्ट्स मीन्स होता है शुरू करना, स्टार्ट। तो कहने का मतलब यह है कि किसी चीज़ को आप इनेबल कर रहे हो, यानी कि उसके योग्य बना रहे हो, और फिर स्टार्ट कर रहे हो, फिर योग्य बना रहे हो, फिर स्टार्ट कर रहे हो, फिर योग्य बना रहे हो, फिर स्टार्ट। जैसे किसी को आप ट्रेंड कर रहे हो, फिर से शुरू से दे रहे हो, फिर ट्रेंड कर रहे हो, फिर से शुरू से कर दे रहे हो। इसका मतलब हो जाएगा समथिंग डन इरेगुलरली, समथिंग डन irregularly, समथिंग डन इरेगुलरली। तो कुछ जो है इरेगुलरली रूप से किया गया को हम कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट, जो मतलब नियमित न हो, नियमित कार्य न करना, यानी कि नियमित न होना। इसका और क्या क्या हो सकता है, जैसे बाय स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग, या इनकॉन्सिस्टेंटली, यानी कि अनियमित। कॉन्सिस्टेंस मीन्स होता है नियमित, और ये हो जाएगा अनियमित। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एनी वर्क कैन नॉट बी finished by fits and starts। नेक्स्ट और चौथा नंबर क्या है, ब्लैक शिप। अब ब्लैक मीन्स काला होता है, भेड़ मतलब भेड़ होता है, तो काला भेड़ नहीं, इसका मतलब है कि एन अनडिजायरेबल पर्सन। अनडिजायरेबल का मतलब है कि जो आशातीत ना हो, जिसे लोग चाहते ना हो, तो वो अनडिजायरेबल पर्सन हो जाएगा। या तो इसका ये भी हो सकता है ए डिसग्रेस्ड पर्सन, यानी कि बदनाम व्यक्ति। तो कुल मिला जुला के ब्लैक शिप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति या कलंकित व्यक्ति। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, तो जैसे देखो, ब्लैक शिप को अनडिजायरेबल पर्सन हो सकता है, ये डिसग्रेस्ड पर्सन हो सकता है। इसका एक और देख लो, ए डिसफेवर्ड
डिसफेवर्ड पर्सन अ ग्रुप, इसको भी बोलेंगे डिसफेवर्ड पर्सन। डिसफेवर्ड मतलब जो किसी के पक्ष में ना हो, यानी कि कोई उसका पक्ष ना लेता हो, ऐसा पर्सन भी बोला जाएगा ब्लैक शिप। या ए डिसरिप्यूटेड मतलब होता है बदनाम। ए डिसरिप्यूटेड पर्सन ऑफ अ ग्रुप। इसका एग्जाम्पल देखो ऐसे हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है हिज एल्डर ब्रदर इज अ ब्लैक शीप इन हीज फैमिली। ठीक है। या आप किसी का नाम दे के लिख सकते हो कि वह जो है एक ब्लैक शीप है अपने देश में, है ना। पांचवा है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है किसी भी प्रकार से देखो जो हुक होता है ना, हुक का मतलब होता है आंकुड़ा। आंकुड़ा का मतलब होता है जिससे फिश फंसाई जाती है, ऐसे करके रहता है, तो इसको जो है हम बोलते हैं हुक। और क्रुक मीन्स भी धूर्त होता है, या फिर यही हो सकता है, दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। तो बाय हुक और बाय क्रुक मतलब ये है कि किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह से। तो इसको हम कह सकते हैं बाय एनी मीन्स मतलब होता है साधन मतलब होता है रिसोर्सेज, है ना, या सोर्स। तो किसी भी साधन से बाय एनी मीन्स व्हाट्स ओवर, यानी कि बाय एनी मीन्स होता है साधन, और साधन जितना होता है उसका आप सिनोनिम्स यहाँ दे सकते हो। जैसे बाय एनी मीन्स समहाउ, बाय एनी मीन्स समहाउ, बाय एनी मीन्स समहाउ, बाय एनी मीन्स समहाउ, बाय एनी मीन्स फेयर एंड फाउल, ये भी हो सकता है। तो बाय एनी मीन्स व्हाट्स ओवर, बाय एनी मीन्स समहाउ, बाय एनी मीन्स फेयर एंड फाउल। या टू अचीव एनीथिंग बाय एनी वेज, यानी कि किसी चीज़ को किसी भी तरह से प्राप्त करना कहा जाता है बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, he tried to get this job by hook or crook। ठीक है। तो ये बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, या बाय एनी मीन्स समहाउ। नेक्स्ट है टू बी हैंड एंड ग्लोव विथ, टू ग्लोव विथ। इसको समझने का प्रयास करो। हैंड मीन्स होता है हाथ और ग्लोव मीन्स होता है अर्थ, यानी कि टू बी हैंड हाथ में होना,
एंड ग्लोब विथ, और पूरी धरती साथ में होना, यानी कि हाथ में होना और पूरी धरती साथ में होना, यानी कि सब कुछ अपने पास होना, सब कुछ खास होना। इसका मतलब है कि क्लोज फ्रेंड, टू बी हैंड एंड ग्लोब विथ का मतलब है क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, या इसको बोल सकते हो इंटीमेट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, या फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, या आइडेंटिक फ्रेंड, आइडेंटिक फ्रेंड, आइडेंटिक फ्रेंड, या सेम फ्रेंड, है ना। अब कैसे आप इसको कर सकते हो, देखो क्लोज मीन्स घनिष्ठ होता है, इंटीमेट मीन्स भी घनिष्ठ होता है, फास्ट मीन्स भी घनिष्ठ होता है, आइडेंटिक मीन्स भी घनिष्ठ होता है, और सेम माने भी घनिष्ठ होता है। तो घनिष्ठ मित्र यानी कि टू बी हैंड एंड ग्लोब विथ। देखो जो मित्र होता है, कहने का मतलब जो चीज़ें होती है वो सदा अपने हाथ में होता है, और पूरा ग्लोब, पूरी धरती पर कहीं भी साथ में अगर चलता है जो मित्र है वो हमेशा हाथ से हाथ मिलाता रहता है, और पूरी ग्लोब पर, पूरी धरती पर जहाँ भी जाओगे आपके विथ रहेगा, यानी कि आपके साथ साथ रहेगा। उसको कहेंगे टू बी हैंड एंड ग्लोब विथ, क्लोज फ्रेंड कहेंगे, इंटीमेट फ्रेंड कहेंगे, फास्ट फ्रेंड कहेंगे, आइडेंटिक फ्रेंड कहेंगे, सेम फ्रेंड कहेंगे। तो फ्रेंडों का तांता लग गया है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे मोदी एंड अमित शाह, शाह आर क्लोज फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, ठीक है। 7 नंबर है चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले मतलब हो गया बच्चे का खेल। तो चाइल्ड्स प्ले बच्चे का खेल का मतलब हो गया कि वेरी इजी, इजी एक्ट, वेरी इजी एक्ट। अब देखो वेरी इजी एक्ट है, यानी कि बहुत ही आसान कार्य है, तो इसको ऐसे भी दे सकता है वेरी इजी टास्क, वेरी इजी टास्क, या ऐसे भी दे सकता है वेरी इजी, वेरी इजी एक्शन, वेरी इजी एक्शन, या वेरी इजी, वेरी इजी डूइंग, या वेरी इजी, वेरी इजी बिजनेस, बिजनेस, या जॉब, या रोल, कुछ भी दे सकता है। तो आप इसको कह सकते हो टू बी एन IAS, IAS इज नॉट चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज करना सीखो। अगर याद नहीं होता तो वीडियो को 2-3 बार देखो, बार बार रटोगे तो चीज़ें याद होंगी, बार बार आप देखोगे तो चीज़ें याद होंगी। 8 नंबर है नेक्स्ट, टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। देखो इसका अर्थ हो गया, पहले देखो टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। इसका मतलब टू काउंट चिकन्स, चिकन मीन्स होता है मुर्गी, हैन जी, या चिकन के बच्चे जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, चूजे, उसको बोलते हैं। टू काउंट चिकन्स यानी कि चूजों को गिनना, बिफोर दे आर हैच्ड, हैच मीन्स होता है अंडे सेना, अंडे देना। तो अंडे देने से पहले मुर्गियों को, अंडे देने से पहले चूजे गिन लेना, यानी कि किसी काम में आपका सर्टेनिटी नहीं है, यानी कि टू डू ए वर्क हो जाएगा टू डू
ए वर्क, टू डू ए वर्क बिफोर हैविंग सर्टेनिटी, यानी कि टू डू वर्क बिफोर हैविंग सर्टेनिटी, यानी कि संतुष्ट होने से पहले ही कोई काम कर लेना, यानी कि इसको कहेंगे होने से पहले ही फ़ायदा सोच लेना, देख लेना, सोच लेना या देख लेना। तो इसका और सिनोनिम्स क्या हो सकता है? टू एंटीसिपेट प्रॉफिट, टू एंटीसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड, यानी कि हाथ में आने से पहले ही फायदे का अंदाज़ा लगा लेना। या टू हैव डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग बिफोर इट हैज़ हैपेंड। देखो, टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, यानी कि अंडा देने से पहले ही चूज़ों को गिन लेना, यानी कि काम करने से पहले ही फ़ायदा सोच लेना। तो टू डू ए वर्क बिफोर हैविंग सर्टेनिटी, यानी कि ये काम को बिना निश्चित करके काम को करना, निश्चित करने से पहले काम को करना। टू एंटीसिपेट प्रॉफिट बिफोर हैंड, हाथ में आने से पहले ही प्रॉफिट को काउंट कर लेना, एंटीसिपेट कर लेना। टू हैव डिपेंड ऑन समथिंग हैपनिंग, मतलब जो कुछ हो रहा है उस पर पूरी तरह से निर्भर होना। बिफोर इट हैज़ हैपेंड, बिना होने से पहले, बिना किसी कार्य को होने से पहले उसी कार्य पर या उसी फायदे पर निर्भर हो जाना, वो कहा जाता है टू काउंट चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे कर सकते हैं? वी शुड नॉट do any work after counting chickens before they are hatched, यानी कि हमको काम करने से पहले ही अपने फ़ायदे के बारे में नहीं सोच लेना चाहिए, यानी कि अपने फ़ायदे के बारे में सोचना। नेक्स्ट 9वां है टू कट द Gordian knot, टू कट द Gordian knot। कट मीन्स होता है काटना, गोर्डियन मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है हार्ड मीन्स होता है इंट्रिकेट, और हार्ड मीन्स होता है, गॉर्डियन मीन्स होता है सॉल्वेबल, यानी कि जो सॉल्व ना हो। और नॉट मीन्स होता है गांठ मीन्स होता है गांठ, जो रस्सी में बांध दिया जाता है ना, उसे गांठ कहते हैं। इसको कहते हैं बेल, लंप, हिच, किंक होता है। तो ये सब गांठ के सिनोनिम्स हैं। अब देखो इसके समझो। कट का मतलब होता है काटना,
गोर्डियन मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स हो, हार्ड हो, इंट्रिकेट हो, कठिन हो, और नॉट मीन्स होता है गांठ। तो जो कॉम्प्लेक्स गांठ है ना, जो गांठ दे दिया गया उसको काट देना। यानी कि जैसे मान के चलो कि आप एक नॉट है ना, नॉट का मतलब रस्सी में ऐसे बांधा हुआ है, ऐसे गांठ लगा हुआ है, और उस गांठ को, जो गांठ है वो बहुत गोर्डियन है। गोर्डियन मतलब कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं कैसे बांधा गया है। तो जो वो कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, तो उसको आपने काट दिया, यानी कि खोल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। तो हो जाएगा टू सॉल्व वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, टू सॉल्व वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, है ना। तो टू सॉल्व वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, इसके और क्या क्या हो सकते हैं? टू रिसॉल्व मीन्स भी होता है सॉल्व करना। टू रिसॉल्व वेरी इंट्रिकेट प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है प्रॉब्लम। या ये भी हो सकता है टू सेटल वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो ये भी हो सकता है। जैसे इसरो कट द गोर्डियन नॉट, यानी कि बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। कैसे? बाई सेंडिंग चंद्रयान थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी। ये बुल जो है, कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है एक टाल। देखो, कॉक मतलब तो मुर्गा होता है, और बुल मीन्स बैल होता है, सांड होता है। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। एक मुर्गे से लेकर के एक सांड तक की कहानी सुना दिया। बात समझ रहे हो ना? यानी कि एक मुर्गा से शुरू किया गया और सांड तक की कहानी सुनाता चला गया। इसका मतलब है ए टाल टेल, यानी कि एक लंबी कहानी, या ए टाल स्टोरी, ये भी हो जाएगा। ए टाल स्टोरी यानी कि एक लंबी कहानी, या एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, या ए फैंटास्टिक स्टोरी, ए फैंटास्टिक स्टोरी, या एन अनबिलीवेबल स्टोरी। एन अनबिलीवेबल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी को आप ए फैंसीफुल स्टोरी भी बोल सकते हो। फैंसीफुल स्टोरी, अगर इसको वाक्य में प्रयोग किया जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं, देयर आर
many cock and bull story in the Bible, यानी कि बाइबल में बहुत से कॉक एंड बुल स्टोरी हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर, कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ। अब देखो, जहाँ पर कैट रहेगी और डॉग रहेगा, इसका मतलब कि झगड़ा ही झगड़ा होना है, झगड़ा के अलावा और कुछ नहीं होना है। तो इसको हम बोलेंगे क्वेरलसम लाइफ, क्वेरलसम लाइफ, यानी कि झगड़ालू जीवन। डॉग एंड बुल स्टोरी का मतलब है टाल टेल, लेकिन कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब है क्वेरलसम लाइफ, यानी कि झगड़ालू जीवन। या इसको कैंटनकेरस लाइफ भी बोल सकते हैं। कैंटनकेरस, ये कैंटन में KEROUS है, कैंटनकेरस लाइफ, यानी कि झगड़ालू जीवन। कैंटनकेरस लाइफ कह सकते हैं, या स्पीकी लाइफ भी कह सकते हैं। स्पीकी लाइफ, यानी कि झगड़ालू जीवन। या डॉगिस लाइफ भी कह सकते हैं, डॉगिस लाइफ। या स्नैपिस लाइफ कह सकते हैं, स्नैपिस लाइफ। या श्रेविस लाइफ कह सकते हैं, श्रेविस लाइफ। या फैक्शियस लाइफ। इस तरह के जितने भी आएंगे उस सबको कह सकते हैं। जैसे कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब है कि एक बिल्ली है और एक कुत्ता है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, झगड़ा ही करेंगे। तो इसको हम क्वेरलसम लाइफ करेंगे, या कैंटकेरस लाइफ कहेंगे, या स्पीकी लाइफ कहेंगे, या डॉगिस लाइफ कहेंगे, या स्नैपिस लाइफ कहेंगे, या श्रेविस लाइफ कहेंगे, या फैक्शियस लाइफ कहेंगे। अगर इसका किसी सेंटेंस में हम देखते हैं यूज करके, तो हो सकता है टुडे लाइफ ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ has been cat and dog life, यानी कि पति और पत्नी का जीवन आजकल झगड़े का जीवन हो गया है, यानी कि कैट एंड डॉग लाइफ हो गया है। नेक्स्ट है 12 नंबर और लास्ट है, टू कॉल ए स्पेड अ स्पेड। टू कॉल अ स्पेड एंड स्पेड। टू कॉल अ स्पेड एंड स्पेड। स्पेड मीन्स होता है फावड़ा, स्पेड मीन्स होता है फावड़ा या कुदाल। इसको हम बोलते हैं हो या पीकर या मैटॉक। हो मीन्स भी फावड़ा होता है, पीकर मीन्स भी फावड़ा होता है, और मैटॉक मीन्स भी फावड़ा होता है। तो टू कॉल ए स्पेड एंड स्पेड, इसका मतलब है कि मोटे तौर पर कहना, मोटे तौर पर कहना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, टॉक ब्लंटली, टू टॉक ब्लंटली। ब्लंटली मतलब होता है मोटे तौर पर,
तो टू टॉक ब्लंटली मतलब मोटे तौर पर बात करना या मोटे तौर पर कहना। टू टॉक ग्रफली, टू टॉक ग्रफली, टू टॉक ग्रफली। तो इसका मतलब है टू कॉल अ स्पेड एंड स्पेड का मतलब स्पेड मीन्स तो फावड़ा या कुदाल हो जाता है। हो पीकर मैं टॉक, इसका मतलब होता है फावड़ा या कुदाल। इसका मतलब हो जाएगा टू कॉल अ स्पेड एंड स्पेड का मतलब मोटे तौर पर कहना। तो मोटे तौर पर कहना का मतलब टू टॉक ब्लंटली हो जाएगा। ब्लंटली मतलब होता है मोटे तौर पर, या टू टॉक ग्रफली, ग्रफली भी होता है मोटे तौर पर। इसका मैं वाक्य प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कमेंट में इसका एक वाक्य प्रयोग करके टू कॉल स्पेड अ स्पेड का कमेंट में एक सेंटेंस बना के भेजिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद।